तो भैया फर्स्ट मेंस फिजिक एथलीट भुवन ही है जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मैंने उस दिन भी अपनी उसमें बताया था, लेकिन कई लोग आपको इंडिया से रिलेट नहीं करते। हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? मैं लेटेस्ट फिजिक अपडेट्स लेकर आपके पास आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहली अपडेट जो हमारी आ रही है दुबई प्रो शो से आ रही है। तो इसमें आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इंडिया के एथलीट उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिनका नाम है लवली शर्मा। वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुबई प्रो के लिए 1 महीना भी नहीं बचा और लवली शर्मा जोरों शोरों से अपनी प्रिपरेशन पर लगे हुए हैं। तो देखते हैं कि इस बार एक क्या कमाल करने वाले हैं, क्योंकि जो भी इनका बॉडी स्ट्रक्चर है जैसा, वो काफी अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर है, काफी अच्छी कंडीशन में हर बार ये आते हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट से हर बार रह जाते हैं। तो इस बार देखते हैं कि अपने एमेच्योर शो में प्रो कार्ड हासिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बाकी इनके लिए बेस्ट ऑफ लक लिखना ना भूलें, वो अपने 1 मंथ आउट है अपने दुबई प्रो इवेंट के लिए। बाकी नेक्स्ट अपडेट हमारी आ रही है एफपीवी प्रो सुनीत यादव की तरफ से। इंस्टाग्राम हैंडल पे इन्होंने अपना पोस्ट किया है, वहां पे इनकी कंडीशन देख सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल इनकी पीक वीक वाली कंडीशन लग रही है, एकदम फुलर, एकदम बेहतरीन कंडीशन में लग रहा है। इनके लेग्स और इनका पूरा ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। पर अभी इनकी साइड से कोई भी एक ऑफिशियली पोस्ट नहीं आया कि पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। काफी सारे लोगों को डाउट है कि इनकी पहले की फोटो है। तो वही मैं कहना चाहूंगा, मुझे भी ऐसा लगता है कि इनकी पहले की फोटो है, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले इनके लेग में इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने काफी ज्यादा रेस्ट लिया था और परेशान चल भी नहीं पा रहे थे। तो शायद इनकी पहले की ही पोस्ट होगी और अभी ये कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिशन के अंदर। और बात से भी कोई अपडेट हमारे पास आती है, मैं जरूर अपने यूट्यूब चैनल पर उसे डाल दूंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बाकी नेक्स्ट अपडेट हमारी आ रही है IFBB प्रो अनीक घोष की तरफ से। तो मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, हमारे लिए प्राउड मोमेंट वाली बात है कि यूरेशिया चैंपियनशिप 2024 अलमाइटी कजाकिस्तान के अंदर हमारे अनीक घोष भाई पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके साथ में हमारे 2 इंडियन एथलीट और जा रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं कि आपको पता ही अनीक घोष के बारे में कि कितनी बढ़िया कंडीशन में ये आते हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है और काफरोल अच्छा पैकेज लेकर आते हैं। वहीं मैं अगर शेरू क्लासिक भारत प्रो शो की बात करूं तो मुझे लगता था कि इस बार ये सेकंड प्लेसिंग और या फर्स्ट प्लेसिंग में डिजर्व करते हैं, जिस लेवल की कंडीशन आई थी। बाकी जजेस को सामने से पता चला होगा कि क्या इनकी इंप्रूवमेंट्स है और क्या इनके वीक पॉइंट्स हैं, तभी इनको 3rd प्लेसिंग दी है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान भारत प्रो शो के 3rd प्लेसिंग ला सकता है, तो वो वहाँ पर कितना बढ़िया कमाल करने वाला है कजाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा तगड़े कॉम्पिटिटर्स नहीं आने वाले। और वहाँ पर कौन इनका मेन कॉम्पिटिटर होने वाला है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बाकी मैं नेक्स्ट एथलीट के बारे में जिनके बारे में बताने वाला हूँ, उनका नाम है IFBB प्रो रवि चौधरी। तो भाई इस बार तो इन्होंने शेरू क्लासिक के अंदर कमाल कर दिया, जहां इन्होंने पहले दिन ही प्रो कार्ड हासिल किया, वहीं इन्होंने प्रो शो के अंदर अपनी 7th प्लेसिंग लेके आए। तो काफी अच्छा पैकेज लेकर आए थे, काफी बढ़िया लग रहे थे। काफी टाइम से बैक टू बैक प्रैक्टिस कर रहे थे, कंपटीशन दे रहे थे लोगों को, पर इनको प्रो कार्ड नहीं मिल पा रहा था। वहीं इस बार इन्होंने बढ़िया कमाल करके दिखा दिया, प्रो कार्ड भी और प्रो शो के अंदर एक अच्छी प्लेसिंग भी। वहीं इस बार यूरेशिया कजाकिस्तान के अंदर जाने वाले हम अनीक घोष के साथ। तो देखते हैं कि वहां पर कितना बढ़िया पैकेज ये लेकर आएंगे। बाकी आपकी आप कंडीशन तो देख ही सकते हैं, कितने फुलर, कितने राउंडेड और कितने शेडेड ये लगते हैं हर बार। तो वहां पर भी अच्छा पैकेज लेकर आएंगे। बाकी नेक्स्ट अपडेट जो हमारी आ रही है, उनका नाम है वन एंड ओनली वर्धन मल्होत्रा भाई। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों प्रोज एथलीट के साथ वर्धन मल्होत्रा भी कजाकिस्तान प्रो शो के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस बार थोड़ा निराश थे वो अपनी परफॉर्मेंस से, क्योंकि भारत प्रो शो के अंदर की 8th प्लेसिंग आई थी, कोई काफी नीचे चले गए वो, क्योंकि लास्ट ईयर उनकी 3rd प्लेसिंग थी भारत प्रो शो के अंदर। तो काफी अपनी कंडीशन से वो निराश थे थोड़ा। तो देखते हैं कि इस बार वो क्या पैकेज लेकर आने वाले हैं और अपनी प्लेसिंग को कितना इंप्रूव करेंगे। बाकी मुझे उम्मीद है कि इस बार अपने अच्छा पैकेज ये दे सकते हैं, वहाँ पर वो अच्छा कंपटीशन देंगे, क्योंकि वहाँ पर एक ही इनके टक्कर का और हमारे इंडियन एथलीट के टक्कर का कॉम्पिटिटर आ रहा है, जिनका नाम है IFBB प्रो फुरकान। तो मैं आपको फुरकान के बारे में बताना चाहूंगा कि टर्किश ओलंपियन एथलीट हैं और ओलंपिया के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो काफी इनको एक्सपीरियंस भी है। वहीं आप इनकी कंडीशन भी देख सकते हैं, कितने फुलर और कितने राउंडेड, और आप ये शोल्डर के अंदर फाइबर देख सकते हैं। तो काफी अच्छा पैकेज ये लेकर आ सकते हैं इस बार कजाकिस्तान प्रो शो के अंदर। वहीं इंडियन एथलीट्स के लिए भी एक बड़ा थ्रेट बन सकते हैं, पर हमारे इंडियन एथलीट भी किसी से कम नहीं है, वो भी इसकी ऐसी करके रख देंगे और अपना इंडिया का झंडा कजाकिस्तान के अंदर जरूर गाड़ के आएंगे। इंडियन एथलीट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक लिखना ना भूलें। और वहीं नेक्स्ट अपडेट हमारी आ रही है भुवन चौहान और मुकेश गहलोत जी के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई है प्रो शो को लेकर, और भुवन चौहान इंडिया के अंदर आगे से खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो सारी की सारी बातें भुवन चौहान और मुकेश गहलोत जी के बीच में हुई है। तो आप वीडियो को एंजॉय करिए और वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग।
रिसेंटली अमित आगरे मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया है, लेकिन एक उसी दिन से बड़ी डिबेट लोगों में कि फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो भैया फर्स्ट मेंस फिजिक एथलीट भुवन ही है जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मैंने उस दिन भी अपनी उसमें बताया था, लेकिन कई लोग आपको इंडिया से रिलेट नहीं करते कि वो तो बाहर रह के करते हैं। तो मुझे ये बताओ, आप बाहर रह के करते हो, आपको क्या वहाँ इजी हो है गेम करना? ये चीज़ काफ़ी टाइम से हो रही है। आई थिंक जब से मैंने अपनी शुरू करी है ये जर्नी, तब से ये मैं इसको काइंड ऑफ लाइक मैं इसको फाइट ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमेशा से मेरे अगेंस्ट ही बोली गई है। बट इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे टैक्सेस इंडियन हो, वो अगर वो इंडियन नहीं है तो कौन इंडियन है? तो मेरा मेन, मैं पढ़ाई करने वहाँ गया था, एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि वहाँ पे मुझे ज़्यादा आसानी पड़ी है, क्योंकि जैसे मेरे को अभी हिमांशु यहाँ के सारे लोगों के बारे में, आप लोगों के बारे में बता रहा था, वो अपने स्ट्रगल्स के बारे में बता रहा था, तो मैं उसको यही रिलेट कर रहा था कि जो मेरे स्ट्रगल्स हैं वो ऐसे ही थे, बट हो सकता है इससे ज्यादा ही हो, क्योंकि मैं एक दूसरी कंट्री में था और काफी बजट में था। जैसे कि आप लोग सब हो एक बजट में हो, वो भी मुझे यही बता रहा था कि सब यहाँ पे बजट पे आते हैं। तो मैं भी एक बहुत लिमिटेड बजट से वहां पे गया था स्कॉलरशिप्स पे। अगर मेरे को स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती तो मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। सिर्फ स्कॉलरशिप्स की वजह से मैं जा पाया। और जब मैं वहां गया, जब मैंने शुरू करी है बॉडी बिल्डिंग, तो सबको पता है यहाँ पे कि यहाँ का खर्चा कितना होता है, हाई प्रोटीन डाइट का, इन सब चीजों का। तो वहां पे भी उतना ही होता है। तो मुझे जॉब्स करनी पड़ी, पार्ट टाइम जॉब्स, क्योंकि स्कॉलरशिप से सब ट्यूशन मिलती है, थोड़ा बहुत लिविंग पेरेंट्स दे रहते हैं, बट खाने का तो मतलब आपके एक्सपेंसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं नॉर्मल खाना जो खाता है वो बॉडी बिल्डर। तो उसकी वजह से जो मैंने जो स्ट्रगल्स किए हैं मेरे एक अलग तरीके के हैं। बट हाँ, मैं से वहाँ पे अपनी पढ़ाई करने गया, उसके बाद मैंने अपना 2 साल जॉब किया और फिर मैंने ये बॉडी बिल्डिंग फुल टाइम करने की कोशिश करी। और कोशिश अब ये है कि यहाँ पे अब ऐसा हो गया है कि अब मैं अपना फुल टाइम ये कर सकता हूँ। और मैं इंडिया में अभी एटलीस्ट 4 से 5 महीने मैं बिताता हूँ, 6 से 7 महीने मैं वहाँ बिताता हूँ। एंड धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। पहले 1 महीने हुआ, फिर 2 महीने हुआ, अब 4 महीने में रहता हूँ। हो सकता है अब 6 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर पे, 1 साल भी। बट अभी मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं बाहर रह रहा हूँ। रीज़न पहले से पढ़ाई का था और फिर जॉब का था। अब कोई रीज़न ऐसा है नहीं, एक्सेप्ट फॉर मेरे जो डॉग्स वगैरह है वो वहाँ पे है। तो एक बार मेरे को अपना करना पड़ेगा कि मैं उनको कैसे यहाँ लाऊंगा। बट एज फार एज इंडियन गोज, कि मैं तब भी इसी चीज़ पे प्राइड फील करता था कि जब मैं जॉब करता था कि एज एन इंडियन मेरे को एक कैनेडियन कंपनी में जॉब मिल रहा है और मैं एज एन इमिग्रेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट बोलते हैं, मेरे को वहाँ पे जॉब मिल रही है। और यू नो एज एन इंडियन इट फील्स प्राउड कि आप उनके साथ काम कर रहे हो। और फिर जब मैं बॉडी बिल्डिंग में आया तो भी एक प्राउड फील होता था कि जब मैंने कम्पीट किया है, मैंने सारे कैनेडियंस, अमेरिकन्स के साथ कम्पीट किया है। उसमें डिफरेंट एथनिसिटीज होती हैं, एशियंस होते हैं, ब्राजीलियंस होते हैं, अफ्रीकन्स होते हैं, अमेरिकन्स होते हैं। सो बीइंग एन इंडियन एट दैट टाइम, उस समय भी मैं इकलौता ही इंडियन था जो उनके बीच में कम्पीट कर रहा था। एंड प्रो कार्ड मैंने अपना लिया, फिर प्रो शो जीता, फिर वहां से ओलंपिया गया। और अब फाइनली अमित ऐसा एक है जो आएगा और साथ में खड़ा होएगा। नहीं तो अभी तक तो अकेला ही रहता था, अकेले ही झंडा उठा रखा था। हाँ, कि बाकी सारी कंट्रीज में 3-3, 4-4, आई मीन ब्राजील के तो 12-15 लोग आते थे टीम में, और मैं वहाँ पे अकेला कोशिश करता कि सबसे थोड़ी बहुत बातें कर लूँ। बट इंडिया की बातें जो तेरा हमारी लैंग्वेज में एक बात हो जाती है कि एक अलग तरीके का एक होता है फन जो आपको यहाँ मिलता है जब आप यहाँ वर्कआउट करते हो। आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली, मैं तो कई टाइम से बोल रहा था कि ये हो, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि फाइनली ये अब होएगा कि 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 10। ये रास्ता दिखा दिया आप लोगों ने, हम कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोग में से भी आए और जितना ज्यादा आ सके, बिल्ड्स अ कॉमराडरी। जो आप लोग, जैसे आपको यहाँ मजे आते हैं ना वर्कआउट करने में एक टीम में, ओलंपिया में भी ऐसा ही माहौल होता है। एंड वही मैं चाहता हूँ कि 2-3 दिन पहले लोग वर्कआउट करें, सारे कोचेस साथ में आए, क्योंकि ब्राजील के सारे कोचेस आते हैं, सारी टीम जाती है। 50 लोगों के लोग होते, एक ही जिम में घुस जाते हैं। तो सोचो कि जैसे आप लोग यहाँ पे हो, 50 लोग एक जगह जा रहे हैं, तो हर कोई यही देखता है ये कौन है, ये ब्राजील के इतने सारे लोग आ गए। इंडिया के जब आएंगे तो हमें कैसा फील होएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया इसमें कोई जैसे वो नहीं है कि फर्स्ट या सेकंड, बल्कि वो ने ऑन स्टेज मेरे को बोला कि मुझे बड़ी खुशी होगी आज यहाँ से कोई इंडियन एथलीट अगर क्वालिफाई करेगा तो। हालांकि फर्स्ट मेंस फिजिक एथलीट हैं और बाहर रह के भी अपने देश की जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपने देश का नाम लिखाया है, रिप्रेजेंट किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर जाने के बाद कंट्री से थोड़ा सा बड़े कट जाती है जिंदगी। मैं एक चीज़ ज़रूर ये बोलना चाहूँगा कि मेरे लिए एक चीज़ एक्चुअली काफ़ी डिफिकल्ट रही है टू चूज़ कि क्या मेरे को वहाँ पे वहाँ के लोगों के साथ क्या मुझे अपने आप को लिंक करना है या मुझे अपनी इंडियन रूट्स के साथ करना है। और ये चॉइस मेरे लिए आसान नहीं थी, इन द सेंस कि जब मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ और लोगों से बात करता हूँ या जो भी है, जो भी लोगों को बोलना है, वहाँ पे मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, फिर भी मैं वहाँ रहता हूँ। तो इतना आसान नहीं है कि वहाँ पे भी लोगों को यही लगता है कि मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, तो यहाँ से क्यों नहीं रिप्रेजेंट? एग्जैक्टली, कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कनाडा का मेंस फिजिक में सिर्फ 2 एथलीट अभी तक गया, मैं ये भी बता दूँ, और कोई गया नहीं है। और मैं पहला था और 2 और बस गया, इतने ही है। तो वो भी यही चाहते हैं, वहाँ की भी जो फेडरेशन है वो यही चाहती है कि मैं रिप्रेजेंट करूँ।
मेरे पास चॉइस थी, राइट, बट चॉइस ये थी कि उस पर कोई चॉइस है ही नहीं। वहाँ पे मैं 4-5 साल मैंने बताया, यहाँ पे मैंने अपना बचपन सारा मैं पहला यहाँ हूँ, मेरी सारी फैमिली यहाँ पे, कोई भी फैमिली बाहर नहीं है। तो ऑब्वियसली इट्स अ प्राइड है कि इंडिया में इंडिया का ही करना है, इंडिया में रहना है, एंड देन वापस तो मुझे एट सम पॉइंट आना ही है। तो ये भी सच है कि ऐसा नहीं है कि इसलिए मैंने अपनी इंडियन सिटीजनशिप रखी हुई, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली आना तो वापस यही है। अभी तो खैर अभी मैं 30 का मैं टर्न हुआ, तो अब हो रहा है कि फैमिली प्लानिंग होगी, ये होएगा वो होएगा, फिर जाके जब एक जगह आपका बनता है देन यू वांट टू लिव। अभी तक तो यंग में तो होता है कि कहीं भी रह लो। बिल्कुल। और ये भी है कि अभी तक लोगों को ये था कि वो तो बाहर रह के करते, तो इसलिए पता नहीं लगता होगा कि उनके लिए इजी हो गया होगा। अब यहाँ से भी एक एथलीट क्वालिफाई कर ही गया है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में और भी एथलीट आपको नजर आएंगे। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये चीज़ काफ़ी टाइम पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी, अब हो रही है, और मैं चाहता हूँ और लोग जाएं। एंड ये जो फर्स्ट इंडियन वाली चीज़ है, आई मीन जो भी जिसको बोलना है एटलीस्ट ये चीज़ है कि अब ये अब बंद हो जानी चाहिए। आई होप उसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद आई डोंट थिंक कि कुछ होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्या आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वहाँ के लिए क्वालिफाई किया, या। और तो अच्छी बात है ना। एक एथलीट गया, दूसरा गया, तीसरा भी कभी जाएगा कोई। आई थिंक 5-10 कितने भी लोग हमारा लाइनअप इस बार बहुत अच्छा था, मेंस फिजिक में खास तौर पर। 100% इस बार लाइक सारे अच्छे प्रोस थे, एंड हर प्रो शो आई थिंक हर प्रो शो इंडिया का और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है। नए प्रोस बनते हैं, इस बार 2 बने, मुंबई में अब 3 बनेंगे। सो नए प्रोस आ रहे हैं, एंड सबके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए बिल्कुल कि अमित जीता है एज अ न्यू प्रो। और हमारे एथलीट्स में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, आपको पता ही है। आप यहाँ से रह के ही बड़े हुए हो। बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी ये जो यहाँ पे जो बॉडी बिल्डिंग सीन है, आप तो बहुत टाइम से ये कर रहे हो, बहुत टाइम से आपने कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग करी है, और फिर आप इतने टाइम से कोचिंग भी कर रहे हो। पिछले कुछ सालों में आपको क्या फ़र्क दिखता है विद इन दी इंडस्ट्री, जो पहले आपके टाइम में जब आप कम्पीट करते थे और अब में आपको क्या फ़र्क दिखता है एज इन इंडियन इंडस्ट्री बॉडी बिल्डिंग? एक तो नंबर बड़ा हो गया, जो बच्चे गेम के लिए आते हैं वो बड़ा नंबर हो गया, खास तौर से मेंस फिजिक में बहुत बड़ा नंबर हो गया। दूसरा, पेरेंट्स भी अब हमें तो ज़बरदस्ती गेम में आना पड़ा था, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। अब पेरेंट्स खुद मेरे पास आते हैं, अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं यंग एज में। हमने तो बड़ा लेटर एज में शुरू किया गेम, तो एक ये भी चेंज है। दूसरा, अब गेम में इनकम सोर्स भी बन गया, किसी को सोशल मीडिया से, किसी को ऐसे कोई अपना सेंटर चला, कोई कोचिंग भी करना चाहे तो उसके लिए बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं। तो पहले बिल्कुल पूरा घर पे डिपेंड था, शो से कोई पैसा मिलता नहीं था, वो तो होता ही है मैच्योर में, आपको बताइए। अर्निंग की कुछ सोर्स नहीं थे, ना सोशल मीडिया था, तो वो घर वालों को भी बोझ पड़ता था, या खुद से अपना कोई छोटा मोटा आदमी जॉब कर लेता है। तो ये जो अर्निंग सोर्स हुआ है, इससे बहुत हेल्प मिली हमारे एथलीट्स को। और जैसे जब से आपने क्वालिफाई किया उसके बाद से बहुत बच्चों को लगने लगा है भुवन जी अगर इंडिया के एथलीट हैं वो जा सकते हैं, जिसमें इट मीन्स हमारी जेनेटिक्स में पोटेंशियल है। ये कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी। ये आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और मेंस फिजिक में हो गया है। आई एम होपिंग कि बाकी डिविजन्स में भी ये हो, क्योंकि अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है ओपन बॉडी में। अभी ओपन को लेके अभी भी लोगों में विश्वास नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है आने वाले 2-4-5 साल में ज़रूर कोई ना कोई एथलीट निकल जाएगा उसमें। ज़रूर। हालांकि 2-on-2 में मुझे लगता है पहले जल्दी चांस बनेगा। वहाँ पे हमारे प्रो शोज भी हो रहा था, आई थिंक मिलना चाहिए, बाहर से लोग आके जीत जाते हैं। तो आई होप कि यू नो हमारा ही अभी कोई एक इंडियन ग्रोन एथलीट आके उसको जीतेगा एंड देन रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल। एंड क्लासिक में तो हम लोग बहुत क्लोज कई बार आ जाते हैं, सेकेंड थर्ड प्लेस आ रहा है, बट होपफुली बहुत जल्दी हम लोग वहाँ उसका भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो अभी गेम हमारा ग्रो कर रहा है, आप भी देख ही रहे, हर लाइनअप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस अभी भी चांस है, मुझे लगता है 1-2 बच्चा और भी क्वालिफाई कर सकता है। यार अभी तो एक शो पूरा, एक और शो तो है इंडिया का तो है ही, बाकी और भी आसपास के शोज हैं, तो मुझे लगता है एक आध और अभी निकल के आएगा। हाँ जरूर आए। आई होप कि नेक्स्ट साल तक हमारे 5, 6, 7 और चले। तो वो जल्दी दिन आएगा जब हमारे में फाइट होगी वहाँ पे मेंस फिजिक में, खास तौर से बता रहा हूँ आपको, होगी ना। 3-4-5 एथलीट हमारे ही खड़े मिलेंगे इंडिया के। उसमें फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी कि इनमें से बेस्ट कौन है। एक साल कोई होएगा, फिर नेक्स्ट ईयर कोई और हो जाएगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। सबकी नजर एक पे रहती है, हमारा एथलीट है, उसी में फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। बट चलो एटलीस्ट वो एक अलग तरीके की लड़ाई है, वो उस स्टेज पे है। बट नहीं, आई थिंक और लोग आए और लोग जाए। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट भुवन के साथ आज किया है मैंने, भुवन ने, और मेरे दोनों एथलीट हिमांशु और अंकित। ये करीब साल भर से पेंडिंग था, एक वर्कआउट भुवन के साथ करना है, और ये बड़े ग्रेट प्लेयर हैं, इन्होंने आगे बढ़ के मेरे को फिर याद दिलाया, गुरु जी आपके साथ एक वर्कआउट करना है। तो यही एक बड़े चैंपियन की पहचान होती है, कभी भी
जब भी आप उससे मिलोगे हमेशा वो अपनी चैंपियन होने की उसको छोड़ के आपके दोस्त की तरह मिलेगा। तो एक बड़ा ज़बरदस्त वर्कआउट हुआ, कुछ नॉलेज शेयर हुई, क्योंकि दोनों ही भुवन मोस्टली कनाडा में अभी रहते थे पिछले कई साल से, वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ की ट्रेनिंग पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, आपको पता है, एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हो जब। तो मेरे को भी काफ़ी इनसे कई चीज़ें सीखने को मिली, खासतौर से पोजिंग के कई चीज़ें इन्होंने ऐसी बताई जो अभी तक मेरे थॉट में भी नहीं थी। वो उनको भी कुछ बच्चों के साथ मिल के इनके साथ ट्रेनिंग करके इस एटमॉस्फेयर को देख के बड़ा अच्छा लगा। भुवन, आप कुछ बोलना चाहेंगे भाई? हाँ, लाइक ये काफ़ी टाइम से ओवरड्यू था, तो आई एम ग्लैड कि इस बार फाइनली हम लोगों ने कैसे ना कैसे करके इसको हमने कर लिया, क्योंकि मेरी फ़्लाइट आज ही रात की है। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके सबको देख के कि यहाँ पे किस तरीके का एक माहौल है, किस तरीके के एक टीम एनवायरनमेंट है कि एक दूसरे को लोग सपोर्ट करके अपने आप को स्पॉट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड एनवायरनमेंट एंड आई थिंक कोई भी एथलीट के लिए दिस इज़ अ परफेक्ट एनवायरनमेंट टू ट्रेन, क्योंकि कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई और 10 लोग अगर कोई रैप कर रहे हैं या कोई वेट कर रहे हैं और आप नहीं पुश कर रहे हैं अपने आप को, तो आपको ये लगेगा कि वो 10 आगे जा रहे हैं, तो सोचो कंट्री के और लोग कितने आगे जा रहे होंगे। तो हर कोई यहाँ पे पुश करता है एंड मेरे को भी ऐसा ही लगा जब मैंने यहाँ पे वर्कआउट किया, यहाँ पे और भी लोगों के साथ, मुकेश जी के साथ, सबके साथ जब मैंने यहाँ पे वर्कआउट किया, तो मेरे लिए भी एक यही फीलिंग है कि इट्स वेरी गुड कि यहाँ पे सबको एक पुश मिलता है, एक मोटिवेट मिलता है, एक स्पॉट्स मिल रहे हैं, लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। मुझे भी वैसा ही फील हुआ, तो आई पुश माई सेल्फ इन दिस वर्कआउट एंड ज़्यादातर हमने कंपाउंड मूवमेंट्स करे, तो मेरे को भी आई लाइक दैट, क्योंकि मेरा एक वर्कआउट मैं ज़्यादा कंपाउंड करता हूँ, एक वर्कआउट ज़्यादा मशीन बेस करता हूँ। फॉर्चुनेटली आज कंपाउंड मूवमेंट का ज़्यादा था, सो आई लाइक इस तरीके का ट्रेनिंग एनवायरनमेंट। इट ब्रिंग्स मी बैक टू जो मैंने शुरू किया था अपनी ट्रेनिंग जर्नी, मैंने इंडिया में शुरू करी थी, इसी जैसे जिम में मैंने शुरुआत करी थी। सो इट ब्रिंग्स मी बैक कि इसी तरीके से शुरुआत थी, इसी तरीके से अब यहाँ पे और लोग शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आई होप कि यहाँ पे मेरे को और मैं आऊँ, और ये सब देखने का मुझे ये लगता है कि इंडिया में मेरे को ज़्यादा प्रेप करनी चाहिए। ऐसा पुश मिलेगा मुझे, क्योंकि मैं वहाँ पे ज़्यादातर अकेले ट्रेन करता हूँ, तो मुझे ये लगता है अगर मैं ऐसे एनवायरनमेंट में ट्रेन करूँगा और मुझे इतना पुश मिलेगा, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि मेरी फिजिक कहाँ तक जा सकती है। तो आई होप एंड आई एम श्योर कि ऐसा होगा कि इन वेरी सून मैं पूरी की पूरी साल की प्रेप यहीं करने वाला हूँ। सो होपफुली यहाँ पे मैं दोबारा आऊँगा इसी जिम में एंड देन और ट्रेन इसी तरीके से मैं करूँगा कि और लोग मुझे पुश करें, मैं उनको करूँ एंड देन सब आगे बढ़े। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मुकेश जी को कि हम लोगों ने ये टाइम निकाला एंड देन इन्होंने मेरे को इतने अच्छे से यहाँ पे वेलकम किया एंड देन ट्रेन किया। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें भी सीखी हैं एंड आई होप कि जो भी चीज़ें मैं पोजिंग में सिखा पाया, इट्स यूज़फुल, जो भी जिन लोगों को भी मैंने सिखाया है। एंड आई होप कि इसी तरीके से लोग अपने आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें एंड देन वी मूव टुगेदर एज अ टीम इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अमंग्स्ट ईच अदर। सो आई एम वेरी ग्लैड कि यहाँ पे एक ऐसा माहौल मुझे देखा है कि इट्स अ वेरी मच टीम एनवायरनमेंट, जो आई एम श्योर गुरुजी ने खुद अपना बनाया है और सबको सिखाया है कि इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स नॉट अ वन पर्सन एफर्ट। थैंक यू भुवन। और एक बहुत बड़ी बात है, चैंपियन ही ऐसी बात कर सकता है। अभी भुवन ने आते ही मुझे ये बोला गुरुजी अभी शुरुआत है, पहले मेरा सिलेक्शन हुआ, चलो वो फर्स्ट और सेकंड की बात नहीं कर रहा मैं, अभी अमित का होगा, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हमारे मल्टीपल एथलीट्स उस स्टेज पे जा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, इतना पोटेंशियल हमारे इंडियन एथलीट्स। थैंक यू भुवन। थैंक यू सो मच।